अस्सलाम वालेकुम जी। द टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से आप सबको लेक्चर नंबर 2 में एथिकल हैकिंग एंड बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आज के हमारा लेक्चर है उसमें खुशामदीद कहता हूँ। आज जनाब हम अपने लेक्चर के अंदर थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे। थ्योरी हमारे लिए जानना, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ थ्योरी के बारे में किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड के ऊपर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारे पास, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी एग्जांपल आप इसी तरह से ले सकते हैं कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड के किसी भी इंटरव्यू के अंदर जब आप अपीयर होते हैं तो वहाँ पे आपसे कभी भी किसी भी किस्म की कोई टेक्निकल या फिर कोई कमांड नहीं पूछी जाती या कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमेशा आपसे थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स होते हैं बिहाइंड द एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि ये जो हमारा जो चीज़ आप कर रहे हैं ये किस तरह से होगी, किस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा होगा वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा। तो इसलिए जनाब हमारे पास किसी भी कंसेप्ट के बारे में उसकी थ्योरी को सबसे पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम एथिकल हैकिंग को जानेंगे और ये एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर क्या होते हैं, हैकर की कितनी टाइप्स होती हैं, हैकिंग का जो प्रोसेस होता है वो कितने हमारे पास फेजेस पे मुश्तमिल होता है, ये सारे कंसेप्ट्स आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले जनाब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हैकर हमारे पास होता क्या है, या फिर ये जो हैकिंग मैकेनिज्म है, हैकिंग जो हमारे पास है ये क्या होती है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास हैकिंग एक ऐसी स्किल, एक ऐसी आर्ट को कहा जाता है जिसके अंदर कोई पर्सन जो है आपका अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे सिस्टम या फिर डेटा के ऊपर एक्सेस हासिल कर लेता है, उस सिस्टम के या उस एप्लीकेशन के वीक पॉइंट्स को ढूंढता हुआ। वीक पॉइंट्स के जरिए वो हमारे सिस्टम के ऊपर या फिर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस हासिल कर ली जाती है। एक ऐसी स्किल, एक ऐसी आर्ट को हम हैकिंग का नाम देते हैं। दूसरे लफ्जों में समझाया जाए तो आप यूं कह सकते हैं कि एक चीज जो आपकी लीगल वे से, प्रॉपर वे से नहीं हो सकती, उसको कर लेने का नाम हैकिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक शॉपिंग की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर परचेज करते हैं एक प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट आपकी $400 पे या $500 पे मुश्तमिल है, लेकिन आप उसी प्रोडक्ट को अगर $10 के अंदर वहां से गेट कर लें, हासिल कर लें, तो ये हमारे पास हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास आपने क्या कर ली, हैकिंग कर ली। और आप जो हैकिंग को परफॉर्म करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आप एक हैकर कहलाएंगे कि आपने ओरिजिनल में जिस प्रोडक्ट का प्रोसेस था कि आपको उस प्रोडक्ट को $400 पे करके आप उस प्रोडक्ट को हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने उसको एक ऐसे वे से हासिल कर लिया जो ओरिजिनल में उसका डिफाइंड प्रोसेस नहीं था। यानी कि उसका और उस वेबसाइट का जो शॉपिंग की वेबसाइट थी उसके वीक पॉइंट को आपने क्या कर लिया, ढूंढ लिया कि इस तरह से इस वेबसाइट से कम पैसों के अंदर, कम अमाउंट के अंदर शॉपिंग की जा सकती है। तो आपने क्या किया, हैकिंग की। ठीक है जी। और आप जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे वो पर्सन हमारे पास क्या कहलाएगा, हैकर कहलाएगा जी। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जनाब हैकिंग क्या होती है, और जो भी पर्सन इस हैकिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं जी। नेक्स्ट जनाब अब हम देखते हैं कि हैकिंग या हैकर जो हमारे पास हैं, ये हैकर जो है हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं
और वो किस तरह से अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले जनाब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हैकर है उनमें से हमारे पास हैकर है जी हमारा ब्लैक हैट्स हैकर। ब्लैक हैट्स हैकर हमारे पास क्या होते हैं? हैकर्स ये एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि अपनी स्किल्स, अपनी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी आपको कि जनाब एक वेबसाइट है जो शॉपिंग की वेबसाइट है, वहां पे एक प्रोडक्ट अगर $400 की है तो उसी प्रोडक्ट को अगर आप $10 के अंदर हम उसे हासिल कर सकें तो हमारे पास ये एक एक्टिविटी, एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। इसका नुकसान किसको होगा? उस वेबसाइट के बनाने वाले को नुकसान होगा, उस कंपनी को नुकसान होगा जिसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, जो कि पहले $400 में होनी थी, अब जनाब वो हमारे पास $10 में सेल हो रही है। तो ऐसे हैकर जो कि जनाब अपनी मलिशियस एक्टिविटी को किसी भी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करें, वो हमारे पास क्या होते हैं? ब्लैक हैट्स हैकर होते हैं। इसी के हमारे पास मुकाबले में जो हैकर्स होते हैं वो हैं व्हाइट हैट हैकर्स, या जिसे आप इस कोर्स के अंदर, जिस तरह से ये कोर्स है एथिकल हैकिंग के ऊपर है, एथिकल हैकर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसे सिक्योरिटी एनालिस्ट या एक ऐसे स्किल रखने वाले पर्सन होते हैं जो अपनी स्किल को डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज करें, यानी कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन इनको पे कर रही होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लैक हैट हैकर से बचा के रखें, यानी कि डिफेंसिव वे के अंदर। जिस तरह से पुलिस जो है वो आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है आपके चोर से, जो आपके चोर होते हैं वो जो आपके घर में चोरी करने के लिए आते हैं, तो पुलिस का काम क्या होता है कि वो आपको जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे उन चोरों से। तो इसी तरह से ये व्हाइट हैट हैकर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी हैकिंग की स्किल्स को डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज करें, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी स्किल्स जो है वो यूटिलाइज करें उस पूरे रिसोर्स या उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। फिर आ जाते हैं जी आपके पास ये ग्रे हैट हैकर्स। ये जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ये हमेशा ब्लैक हैट और व्हाइट हैकर्स के दरमियान में काम करते हैं। ग्रे हैट्स आर दोज हु वर्क फॉर द बोथ ऑफेंसिवली एंड द डिफेंसिवली। बाज औकात ही हमारे पास ऑफेंसिवली यानी कि किसी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हुए आपको पाए जाएंगे, और बाज औकात आपको डिफेंसिवली यानी कि डिफेंसिव मोड के अंदर पाए जाएंगे। तो इस तरह के हैकर्स को आप क्या कहेंगे? ग्रे हैट्स हैकर कहेंगे। नीचे जनाब आपके पास आ जाते हैं सुसाइड हैकर। ये बड़े खतरनाक किस्म के हैकर होते हैं जी। सुसाइड हैकर्स आर दोज हु एम फॉर द डिस्ट्रक्शन विदाउट वरिंग अबाउट द पनिशमेंट। इन्हें किसी बात का क्योंकि डर नहीं होता, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया सुसाइड हैकर। यानी कि ये अपनी जान तक दांव पे लगा सकते हैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इन्होंने नुकसान पहुंचाना है, इन्हें इस बात का डर नहीं होता कि इसके अकॉर्डिंगली अगर इनको पकड़ा जाएगा तो इन्हें क्या सजा दी जाएगी, इन्हें इस बात का कोई डर खौफ नहीं होता। तो इस किस्म के हैकर जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं? सुसाइड हैकर्स कहलाते हैं। तो उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाते हैं ये स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं? स्क्रिप्ट किडीज वो हैकर्स होते हैं जो कि हैकिंग को इनिशियली स्टार्ट करते हैं और दूसरों के बने बनाए टूल्स को इस्तेमाल में लाके हैकिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे हैकर्स को हम क्या कहते हैं जी? स्क्रिप्ट किडी कहते हैं। नीचे हमारे पास आ जाते हैं साइबर टेररिस्ट। ये हमारे पास एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो हमारे पास पॉलिटिकल बिलीव्स और रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर या कोई भी हमारे पास एक ऐसा मकसद जो कि किसी पॉलिटिशियंस को या फिर किसी रिलीजियस किसी भी एलिमेंट के लिए ये हैकिंग परफॉर्म करते हैं और उनको लार्ज स्केल पे किसी भी चीज का डर पैदा कर दिया या कोई एक ऐसी पोस्ट के जरिए, कोई ऐसी एक्टिविटीज के जरिए कि जनाब हमारा पॉलिटिकल एजेंडा गेन किया जा सके। आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल इलेक्शंस के अंदर या फिर इस तरह से काफी हमें सुनने को मिलता है कि कुछ हैकर्स ने इलेक्शन वाले डेज पे कुछ जो हमारे पास मेंबर्स थे उनको जनाब वोट दिलवा दिया और बाकी के जनाब मेंबर्स को जो है वो हरवाने के लिए हमने क्या कर दिया,
ये सारी हैकिंग की एक्टिविटी प्लान की। तो ऐसे हैकर जो इस सारी एक्टिविटी को प्लान करते हैं वो हमारे पास साइबर टेररिस्ट कहलाते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, अब ये हमारे पास स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर क्या करते हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर हमेशा गवर्नमेंट हायर करती है ताकि वो अपनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है दूसरी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट उसको हासिल की जा सके। उनको हासिल करने के लिए स्टेट जो है हमेशा कुछ हैकर्स हायर करती है ताकि वो दूसरे कंट्री के अगेंस्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। एक्टिविटीज क्या होते हैं जी? एक्टिविटीज हमारे पास लास्ट में हैकर्स जो हमारे पास पॉलिटिकल एजेंडास या ट्रेडिशनली डिफेसिंग और डिसेबलिंग द वेबसाइट्स को हासिल करने के लिए किए जाते हैं। एक्टिविटीज ये अपने शौक से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के दरमियान में एक साइबर वार जारी है, तो ये एक्टिविटीज उस वार को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। यानी कि कुछ पॉलिटिकल डेज पे या फिर कुछ जो नेशनल डेज पे कुछ वेबसाइट्स जो है वो डाउन कर दी जाती हैं और उन वेबसाइट्स के फ्रंट पे लिख दिया जाता है हैक बाय दिस कंट्री एंड हैक बाय दिस कंट्री। तो ऐसे हैकर्स जो होते हैं ये एक्टिविटीज कहलाते हैं जो आपके पास इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास कुछ हैकर्स की टाइप्स हैं जिसके अंदर हमने क्या देखा कि ब्लैक हैट्स हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट्स, सुसाइड हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज और साइबर टेररिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर और एक्टिविटीज हमारे पास क्या होते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कोशिश करें कि हमारे पास आप जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो वो व्हाइट हैट एक्टिविटी हो, यानी कि आप जब भी काम करें वो डिफेंसिव पर्पस के लिए हो, ना कि वो ऑफेंसिव पर्पस के लिए। हमेशा याद रखें कि हमारे पास डिफेंसिव पर्पस के लिए काम करने के लिए भी लाजमी है कि आपको वो सारा नॉलेज आना चाहिए जो कि आपका एक ऑफेंसिव पर्सन को आता है। यानी कि क्या कहा जाता है कि जनाब जब आप पुलिस की या फिर किसी आर्मी की या फिर कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं तो वो आपको उस ट्रेनिंग के दौरान वो तमाम तर स्किल सिखा दिया करते हैं जो कि आपके पास एक थीफ को, जो कि एक चोर होता है या फिर एक टेररिस्ट होता है, उसके पास होती हैं। आपको लाजमी सी बात है कि जनाब आपको जो भी आपका हथियार है, जो भी गन है आपकी या जो भी आपके पास जिस तरह का भी इक्विपमेंट है उसको यूज करना एटलीस्ट लाजमी आना चाहिए, तभी आप किसी भी चोर को, तभी आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को पकड़ सकेंगे। तो आपके पास आपने क्या हासिल करना है? व्हाइट हैट हैकिंग की जो स्किल्स हैं उसको डिफेंसिव पर्पस के लिए एक तो यूज करना है और उन स्किल्स को बेहतर आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जनाब अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग की कितनी टाइप्स हैं और हमारे पास पेंट्रेशन टेस्टिंग जो कि हैकिंग ही है हमारे पास, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परमिशन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि पेंट्रेशन टेस्टिंग जो पर्सन परफॉर्म करता है हम उसे पेंट्रेशन टेस्टर भी कह सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो है ब्लैक बॉक्स हैकिंग या फिर पेंट्रेशन टेस्टिंग। इस ब्लैक बॉक्स हैकिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमेशा हमें टारगेट जिसके हम हैक करने जा रहे होते हैं, टारगेट हम यहाँ पे किसे बोलेंगे? जिसको हम हैक करने जा रहे होते हैं। तो हैकर या फिर पेंट्रेशन टेस्टर के पास मिनिमम इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल कम इंफॉर्मेशन होती है जी जो हमारा टारगेट होता है उसके बारे में। उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है? उस इंफॉर्मेशन में जस्ट आपको बता दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो डोमेन नेम है, जो इसका यूआरएल है, जो इसकी वेबसाइट का नेम है वो ये है। इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी किस्म की नहीं दी जाती। ये हम ब्लैक बॉक्स हैकिंग इस वजह से करते हैं ताकि आपको ट्रू पिक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हासिल हो सके। और ये हमेशा एक्सटर्नली हम बैठ के कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क से कर रहे होते हैं, हम इंटरनल नेटवर्क के अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क क्या होता है हम इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल के साथ भी देख लेंगे। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लैक बॉक्स हैकिंग हमेशा ट्रू पिक्चर आपको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट के ऊपर
हिट कर रहे होते हैं, इसलिए मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ हमें एक ट्रू पिक्चर हासिल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से यूज हुआ है। आगे आ जाती है जी आपकी व्हाइट बॉक्स हैकिंग। इस तरह की हैकिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी जाती है, इवन कि आपको उस टारगेट का यूजर नेम पासवर्ड भी बता दिया जाता है अटैक को कंडक्ट करने के लिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आप इस हैकिंग को, इस अटैक को, इस तरह की हैकिंग के अंदर जो हमारे पास व्हाइट बॉक्स हैकिंग कहलाती है, आप परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपको वर्नेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्नेबिलिटीज हैं वो अच्छे तरीके से हासिल हो जाती हैं, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए ये करते हैं वो यही होता है कि जनाब कोई ऐसा वीक पॉइंट ना हमारा हो जो इवन हम यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी अटैकर को पता लग भी जाए तो उसके बाद हमारे पास उसके पास कोई ऐसा वीक पॉइंट ना हो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसलिए हम इस व्हाइट बॉक्स हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे पास आ जाती है ग्रे बॉक्स हैकिंग। ये ग्रे बॉक्स हमेशा देखें, जब हमने पहले जिक्र किया कि व्हाइट बॉक्स हैकर भी होते हैं, उसी तरह से हमने जिक्र किया कि हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स व्हाइट हैट हैकर्स और इसी तरह से ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, और इसी तरह से ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। जिस तरह से ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग है हमारे पास, और उसी तरह से हमारे पास ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग है, और उसके दरमियान में हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। इस ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज है, इस तरह की टेस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ना ही हमारे पास जीरो इंफॉर्मेशन होती है और ना ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है टारगेट की, यानी कि आपको पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। फर्ज करें आपको एक कहा जाता है कि जनाब आपने कंपनी के तमाम जो वेब सर्वर हैं उनके बारे में हमें मालूम करके देना है कि क्या वो सिक्योर हैं कि नहीं सिक्योर। तो आपको बता दिया जाता है कि कंपनी के जो आपके पास वेब सर्वर हैं वो इन जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बताया जाता। इसी तरह से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ये हमेशा कंडक्ट की जाती है जी, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हैकर्स, जो अपनी पेंट्रेशन टीम जो है उसको हायर करती है, उनके जिम्मे ये काम लगाती है कि वो जनाब डेली बेसिस के ऊपर क्या करें, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने भी रिसोर्स मौजूद हैं उनको चेक करते रहें। अब उन रिसोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ये जो सिक्योरिटी टीम होती है वो किससे हासिल करती है, वो डाटा सेंटर से हासिल करती है। डाटा सेंटर वाले लोग जस्ट उन्हें बता देते हैं कि जनाब ये आईपी एड्रेसेस हैं, इनके बारे में आपने सिक्योरिटी टेस्ट करके, इनके बारे में पेंट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करके आपने हमें जस्ट ये बता देना है कि ये लूप होल्स हैं, इनको अगर आप सिक्योर कर लेंगे तो आपके जो ये वेब सर्वर हैं ये एक सिक्योर वेब सर्वर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रे बॉक्स हैकिंग जो है या फिर पेंट्रेशन टेस्टिंग आप इसे कह सकते हैं, ये वर्क करती है। तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हमने जनाब देखी। फर्स्ट वन इज हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड वन हमारे पास क्या है जनाब, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और फिर हमने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का यूज देखा। नेक्स्ट हमारे पास जनाब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने इसी को यूज करना है। 1 बाय 1 इन चीजों को डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स के अंदर। तो ये कंसेप्ट जनाब आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यहाँ पे आपके, कि हमारे पास हैकिंग जो हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हमने अभी देखा कि एक एक्टिविटीज है जो कि हमारे पास लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हुए, लूप होल को तलाश करते हुए हम सिस्टम के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस हासिल करने को कह रहे हैं कि हैकिंग हमारे पास है। तो उस हैकिंग जो हम जिसको अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो कितने फेजेस के अंदर होगी, कितने स्टेप हमें करने पड़ेंगे। हमेशा याद रखें, कोई आपको कहे कि जनाब ये एक यूआरएल है, इसको हैक करना है, या ये एक चीज है कि एक कंपनी आपको हायर करती है, वो कहती है कि जनाब ये आईपी एड्रेस है, आप मुझे ये बताएं कि ये जनाब सिक्योर है कि नहीं। तो आपने उसको प्रॉपर पहले रीड आउट करना है, उसके ऊपर प्रॉपर इन 5 फेजेस के अंदर काम करना है। ये नहीं कि आपने डायरेक्टली उसके ऊपर
अटैक करके जनाब चेक करना शुरू कर देना है कि जनाब मैं चेक करता हूं कि क्या ये सिक्योर है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा आप कर भी नहीं सकेंगे। तो उसके लिए नंबर 1 आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की जरूरत होगी, जो स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको भी परफॉर्म करेंगे। ये नहीं है कि आपने ये सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करते जाना है और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस नहीं करना। तो एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ साथ परफॉर्म करता है, और एट द एंड कंपनी को जो कि हम अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर, लास्ट मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि हमने रिपोर्ट राइटिंग कंपनी के लिए किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो उस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वो सारी चीजें कंपनी को बिल्कुल क्लियरली बता देता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिसोर्स और इसके अगेंस्ट ये वर्नेबिलिटी को इस तरह से आप एक्सेस किया मैंने, और इसको अगर आप इस तरह से सिक्योर कर लें तो कंपनी जो है वो किसी भी नुकसान से पहले प्रोएक्टिव अप्रोच को अगर यूज कर लिया जाए, यानी कि जो भी थ्रेट है, जो भी हमारे पास अटैक है, उससे आने से पहले मिटिगेट कर लिया जाए, तो हमारे पास कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर जा सकती है, कंपनी को किसी किस्म का लॉस नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जनाब हम देख लेते हैं कि हैकिंग के कितने फेज हैं। पहला फेज जी हमारे पास है रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस जी वर्ड जो है हमारे पास रैकी से निकला है। ये हमारे पास जो अमेरिकन आर्मी है, ये रिकॉनिसेंस जो फेज है इसका इस्तेमाल करती थी। आप इसको आसान वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द फेज फॉर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इस फेज में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी कि आपके पास फर्ज करें एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास URL है www.example.com, ये हमारे पास एक टारगेट URL है। तो हम इस टारगेट URL से के अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन को गेट करने का नाम क्या कह रहे हैं, रिकॉनिसेंस। इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि जनाब ये जो हमारा URL है इसके अगेंस्ट हमारे पास IP एड्रेस क्या है, उस IP एड्रेस के अगेंस्ट पोर्ट्स जो हमारे पास यूज हुई हैं वो पोर्ट हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो DNS सर्वर्स हैं वो DNS सर्वर हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास जिस भी ये वेब सर्वर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होस्ट हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आइदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स बेस्ड है, आइदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज बेस्ड है। इस तरह से जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उस टारगेट से रिलेटेड मिलती है, आपने उस इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 आपने डॉक्यूमेंट करते जाना है। इस पहले फेज का नाम आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग या रिकॉनिसेंस है, जिसके अंदर आप टारगेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आप अटेन करते हैं जी, अपने पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लेते हैं, ताकि आगे जाके आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए दूसरे फेज के ऊपर काम कर सके। दूसरा फेज हमारे पास जनाब स्कैनिंग का है। आप इसे स्कैनिंग या फिर इन्यूमरेशन बोल सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपने पहले फेज के अंदर अटेन की होती है, गेट की होती है, आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते हुए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यानी कि आपने अगर वो IP एड्रेस आपको पता लग गया कि जनाब ये कंपनी का जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है, अब आपने देखना होगा इस स्कैनिंग के फेज के अंदर कि उस नेटवर्क के पूरे एड्रेस के अंदर कितने नंबर ऑफ IPs ऐसे हैं जो कि लाइव हैं इस वक्त, जिनके ऊपर आप अटैक कंडक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ जो पोर्ट्स हैं वो इस वक्त ओपन है, और कितनी नंबर ऑफ पोर्ट किसी भी स्पेसिफिक IP एड्रेस के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास क्लोज्ड है, ताकि ओपन पोर्ट्स के जरिए ही आप किसी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकेंगे। कितनी नंबर ऑफ जो हमारे पास पोर्ट वो सिक्योर है और कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स वो सिक्योर नहीं है, वहां पे अगर कोई वर्नेबिलिटी है तो वो वर्नेबिलिटीज क्या क्या है। वर्नेबिलिटीज हम किसे कहते हैं, वर्नेबिलिटीज हम कहते हैं जी लूप होल को, किसी भी वीक पॉइंट को। तो वीक पॉइंट अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हुआ है उस IP के अगेंस्ट, वहां पे आया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, यानी कि आप फुटप्रिंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के फुटप्रिंट हासिल कर लेते हैं। फुटप्रिंटिंग क्या होती है कि आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाली यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, वहां पे चलने वाली सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का नाम हमारे पास स्कैनिंग
या फिर इन्यूमरेशन फेज है। अब जनाब जब आपके पास ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है, देखें ये दोनों फेज जो है, फेज नंबर 1 जिसके अंदर रिकॉनिसेंस, जिसे हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज कहा, और दूसरा स्कैनिंग जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हमने कहा इन्यूमरेशन। स्कैनिंग और इन्यूमरेशन हमारे पास एक ही चीज है, रिकॉनिसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारे पास एक ही चीज है। इन दोनों फेजेस के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया और कहा यह जाता है कि जनाब अगर हमारे पास आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, किसी दानिश्वर ने कहा था कि अगर आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए कि आपने इस दरख्त को काटना है, तो आप उस 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 7 डेज होते हैं, वो कहता है कि मैं जनाब उसमें से जो 6 डेज हैं या फिर मैक्सिमम जो आवर्स हैं वो सिर्फ इस काम पे लगूंगा कि मैं जनाब अपना जो हथियार है, जो अपना टूल है, वो क्या करूंगा, तेज करूंगा। तो इन दोनों फेजेस के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करके अपना जो टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके उसके नजदीक तरीन, उसके नियरेस्ट वीक पॉइंट पे आते जा रहे हैं। जब अब आपको स्कैनिंग के फेज में पता लग जाएगा कि जनाब उसका आईपी एड्रेस के अगेंस्ट सर्विसेज ये यूज हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज हुआ है, तो आप और वर्नेबिलिटीज आपकी ये है, इतनी पोर्ट्स क्लोज हैं, इतनी पोर्ट्स ओपन है, तो अब आपको इजीली आपके सामने होगा कि आपने इस वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब यह है कि उसके जरिए आपने हैक करना है उसको, उसके जरिए आपने अटैक करना है। तो तीसरे फेज के अंदर जिसका नाम हमने क्या दिया, उसका नाम ही हमने क्या दे दिया, गेनिंग एक्सेस, कि अब जो वर्नेबिलिटीज आपने दूसरे फेज के अंदर तलाश की थी, गेनिंग एक्सेस के अंदर आपने उस वर्नेबिलिटी को क्या कर देना है, एक्सप्लॉइट कर देना है। यानी कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखना है, आपने किसी कोड के जरिए या फिर किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा इस कोर्स के अंदर के जनाब हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जनाब अपने स्क्रिप्ट बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। हम अब जो ऑलरेडी बने बनाए टूल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मैंने इस कोर्स का जो नाम है वो ही आपको क्या बताया था कि जनाब हम एक हॉलीवुड स्टाइल के अंदर हैकिंग को देखेंगे कि वो किस तरह से मूवीज के अंदर वो चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जो बने बनाए टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो एक नंबर ऑफ टूल्स हैं। वो अगर हम एक एक टूल के ऊपर एक एक वीडियो भी मैं बना के अपलोड करने लग जाऊं तो आई थिंक सो कि मेरी लाइफ का बिल्कुल जो जितना टाइम बचा है वो सारे का सारा जो है वो उस पर यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन टूल्स जो है वो फिर भी हमारे पास कंप्लीट लिस्ट, मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बना सकता। तो हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो हम उनमें से जो बेस्ट टूल्स होंगे इन्हीं फेजेस के अकॉर्डिंगली उसको मैं आपको इस्तेमाल करना बताऊंगा जी। गेनिंग एक्सेस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, गेनिंग एक्सेस में दोबारा से आपको क्लियर किए देता हूं कि गेनिंग एक्सेस के अंदर आप क्या करते हैं, अपने जो कोड है या फिर आप जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके जरिए जो वर्नेबिलिटीज आपने तलाश की होती हैं, जो आपने सर्विसेज तलाश की होती हैं और जो लूप होल्स, जो वीक पॉइंट आपने स्कैनिंग के फेज के अंदर तलाश किए होते हैं, उनको आप इस गेनिंग एक्सेस के फेज के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि हिट करते हैं, अटैक करते हैं बाय यूजिंग द टूल और सम स्क्रिप्ट्स या फिर कोड के जरिए। वो कोड की पाइथन लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, वो कोड आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर हो सकता है, वो कोड आपका सी शार्प में हो सकता है, वो कोड आपका C++ हो सकता है। तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप उस कोड को राइट अप कर सकते हैं जी। फोर्थ फेज के अंदर हमारे पास फोर्थ फेज है जी मेंटेनिंग एक्सेस। अब आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, आप टारगेट को आपने अटैक कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब हमेशा से हो सकता है कि वो जब आप टारगेट को एक्सप्लॉइट कर लें उसके कुछ दिन बाद जिस वीक पॉइंट को आप वीक पॉइंट के जरिए उस जिस डोर के जरिए जो कि आपने तलाश किया था स्कैनिंग के फेज के अंदर दाखिल हुए थे, कुछ दिन के बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन थी, माइक्रोसॉफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर लिनक्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका सिक्योरिटी पैच आ गया, अपडेट होगी, वो जो लूप होल था वो मजीद वहां पे ना रहा। तो अब क्या आप दोबारा उस सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते?
तो हो सकते हैं जनाब आप दोबारा उस सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने वहां पे अपनी कोई एग्जी, अपना कोई पेलोड, अपनी कोई रूट किट, ये पेलोड, ये रूट किट क्या होती है, ये सारी चीजें जनाब हम नेक्स्ट लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स के अंदर इनको भी देखेंगे कि रूट किट क्या है, पेलोड हमारे पास क्या है, किस तरह से जनरेट किए जाते हैं। तो अभी हम जिस बेसिक्स को कवर कर रहे हैं और बेसिक्स का जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आप ये पेलोड रख देते हैं मेंटेनिंग एक्सेस के फेज के अंदर, क्या होता है कि आप अपना पेलोड यानी कि एक एक्जी बना के एक चीज वहां पे रख देते हैं, जिसके जरिए आप, अगर वो आपका जो लूप होल जिसके जरिए आप एंटर हुए थे किसी वजह से क्लोज भी हो जाए, अपडेशन आने की वजह से, या फिर सिक्योरिटी का पैच आ गया, तो आपकी वो वर्नेबिलिटी मजीद ना रही, तो अगली बार आप अपने उस पेलोड के जरिए जो कि आपने एक्सी वहां पे रखी थी और कनेक्शन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उस टारगेट के साथ आपने बनाया हुआ था, तो आप अब उसके जरिए सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकेंगे। तो इस फेज का नाम क्या है? मेंटेनिंग एक्सेस। कि आपको वन टाइम एक्सेस नहीं चाहिए थी, बल्कि हमेशा के लिए आपको वहां पे एक्सेस चाहिए थी। तो आप हमेशा के लिए एक्सेस हासिल करने के लिए वहां पे क्या करेंगे जनाब? आप अपना पेलोड या फिर कोई रूट किट जो है वो आप वहां पे सिस्टम के अंदर रख देंगे जी। फिफ्थ फेज के अंदर आप क्या करते हैं? जिस भी ट्रैक के जरिए आप उस सिस्टम के अंदर दाखिल हुए थे वो सारी चीजें आप क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं। इस फिफ्थ फेज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि आप जिस यूजर नेम से दाखिल हुए थे उस यूजर को आप डेल कर देते हैं। जब आप का काम खत्म हो गया, जब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपने ले ली, आपको पता लग गया कि ये वीक पॉइंट्स हैं और आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? लॉग्स को क्लियर कर देना है, या इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन जिनके जरिए भी आप तक एक्सेस हासिल की जा सकती है कि किस बंदे ने इस सिस्टम के अंदर लॉगिन हुआ, क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, तो आपने किसी भी किस्म के बैकग्राउंड के ऊपर किसी भी चीज को नहीं पता लगने देना कि आप किस तरह से सिस्टम के अंदर दाखिल हुए थे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हिस्ट्री, अपने लॉग्स, जो भी आपका एक्टिविटी ट्रैक हैं, जो भी आपका इवेंट्स ट्रैकिंग चीजें हैं, उन सब चीजों को आप क्या कर दें? क्लियर कर दें। तो ये जनाब हैकिंग के 5 फेजेस हैं। कंप्लीट जो हमारे पास हर किस्म की जो हैकिंग है, चाहे आपने किसी भी मोबाइल को अटैक करना हो, उसको एक्सप्लॉइट करना हो, या किसी किस्म की भी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करना हो, या किसी किस्म के किसी नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करना हो, या किसी वायरलेस के किसी एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना हो, तो हमेशा जो हैकिंग है आप लोगों ने इन्हीं 5 फेजेस में करनी है। जब तक आप इन 5 फेजेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने जो भी आपका गोल है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, उस टारगेट को परफॉर्म करने का, एट द एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आप हासिल उस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो ये जनाब 5 फेजेस है हैकिंग के, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेन टेस्टिंग परफॉर्म करें तो वो इसी कंप्लीट एक लाइफ साइकिल के अंदर होनी चाहिए, और ये लाइफ साइकिल हमेशा इसी तरह से 5 फेजेस के अंदर चलता रहेगा। अब जनाब हम लास्ट पे देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी आपको क्लियर होना चाहिए जी। हम जिस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अक्सर हम इस दोनों टर्म्स को मिक्सअप कर देते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी हमेशा जब हम यूज करते हैं साइबर का वर्ड, तो ये हमेशा डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद है उसको सिक्योर करने का नाम हमारे पास क्या है? साइबर सिक्योरिटी है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? जितने भी एडवांस थ्रेट हैं, जितने भी एडवांस किस्म के अटैक हैं, जिसके अंदर आपका फिशिंग अटैक आ जाता है, बेटिंग आ जाता है, डाटा ब्रीच अटैक आ जाता है, ये सारे हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व है। जबकि आपके पास अदर एंड के ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इसके अंदर हम वो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म के अंदर किसी तरह से मौजूद है,
और वो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर मौजूद है, जबकि साइबर सिक्योरिटी में इसके अगेंस्ट हमारे पास वही इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारे पास ई फॉर्म के अंदर यानी कि डिजिटल फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सिक्योरिटी भी आ जाएगी। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास हमेशा जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर आती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और हमारे पास फाउंडेशन है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तमाम किस्म की सिक्योरिटीज की, डाटा सिक्योरिटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की। तो मेन हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर तमाम किस्म की सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाती है, जिसमें डाटा सिक्योरिटी आ गई, जिसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी आ गई, जिसमें आपकी फिजिकल फॉर्म के अंदर जो सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर आप इंश्योर करते हैं कि आपने तमाम के तमाम जो कंट्रोल्स हैं सिक्योरिटी के वो प्रॉपरली लगाए हैं कि नहीं लगाए, और आप उनको फिजिकली भी और आप उनको डिजिटली भी दोनों तरीकाकार से सिक्योर करते हैं जी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद आप इन दोनों को मिक्सअप भी नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी क्या है। लेक्चर भी जनाब हमारा काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कम कम आपको इंफॉर्मेशन जो है वो कम टाइम के अंदर कम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी जाए किसी तरीकाकार से। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम कोशिश करेंगे कि कम हो। एक्चुअल के अंदर ये हमारा बेसिक और थ्योरेटिकल लेक्चर है और बेस है हमारे इस कोर्स की, इस वजह से आज का जो लेक्चर है हमारा वो बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट जनाब हम लास्ट पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं इस स्लाइड के साथ के जनाब देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्किल्स एथिकल हैकर। अब आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो गोल आपका क्या है, एथिकल हैकर बनना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक स्किल एथिकल हैकर के पास किस किस्म की चीजें होती हैं, किस किस्म की स्किल्स का होना लाजमी है जो हमारे पास एक एथिकल हैकर को एक कामयाब एथिकल हैकर बनाएंगी, ताकि आप कल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर सकें एज अ एथिकल हैकर या फिर एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे। तो उन टेक्निकल स्किल्स के अंदर जी हमारे पास नंबर 1 स्किल जो है आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए तमाम के तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जी आप लोगों को पता होगा जी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माशाल्लाह, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टॉश जो कि हमारा मैक लैपटॉप्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे अपने इस कोर्स में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो हम दोनों पे काम करेंगे, विंडोज पे भी और लिनक्स पे। एटलीस्ट लिनक्स का तो आपको लाजमी से आइडिया होना चाहिए। एथिकल हैकर को लिनक्स की कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल पे किस तरह से काम किया जाता है। अभी आपने घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जनाब इस कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा भी, और लिनक्स को हम इंस्टॉल करना वेरी बेसिक से लेके हम चलेंगे। लिनक्स को इंस्टॉल भी करेंगे और उस पर काम भी करेंगे किस किस तरह से आप इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जनाब आपको एक स्किल्ड एथिकल हैकर बनने के लिए नेटवर्क की बेसिक इंफॉर्मेशन और उसके कंसेप्ट जो है बड़ी डिटेल के साथ और बड़े जनाब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, मेन जो कंसेप्ट हैं, जो पिलर हैं आपके नेटवर्क्स के, वो बड़े क्लियर होने चाहिए। तो हमारा जनाब जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमने, अगर आपने आउटलाइन देखी हो प्रीवियसली जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने आउटलाइन को बड़ा क्लियरली डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि हम रिव्यू भी करेंगे नेटवर्क्स का, जो नेटवर्क की हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है हम उसके अंदर देखेंगे कि नेटवर्क हमारे पास किस तरह से काम करता है, नेटवर्क के हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस तरह से हमारा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा होता है।
क्योंकि आपने इस कोर्स के अंदर नेटवर्क के ऊपर भी पेंट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। इस वजह से, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप हायर किए जाएंगे तो वहां पे आपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही डील करना होगा, उसको सिक्योर ही करना होगा। तो इस वजह से जरूरी है कि आपके पास नेटवर्क की बेसिक भी क्लियर होनी चाहिए। एथिकल हैकर के पास स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए हमारे पास सिक्योरिटी के एरियाज की, जिसमें देखें अभी मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड के अंदर यही बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें हमारे पास डाटा सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, वायरलेस सिक्योरिटी है। तो तमाम हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी के एरियाज हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। टेक्निकल डोमेन्स आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉन टेक्निकल स्किल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जानी चाहिए कि लीडरशिप हो, वो एथिकल हैकर जो है आपका लीडरशिप स्किल का हामिल हो, उसके पास जनाब हार्ड वर्क करने की स्किल हो। इसके अलावा जनाब वो पैशनेट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पैशनेट हो स्किल को हासिल करने के लिए। जब तक आप किसी भी स्किल को हासिल करने के लिए पैशन नहीं दिखाएंगे, आप उसकी तरफ पैशनेट नहीं होंगे, आपके अंदर उसके लिए डू एंड डाई वाला जज्बा नहीं होगा, जब तक आप उस स्किल को उस तरह से हासिल नहीं कर सकते जिस तरह से उस स्किल को हासिल करने का राइट है, उसका हक है। तो इसके साथ ही जनाब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जनाब इंशाल्लाह मुलाकात होगी।